ठीक है। अब मान लो बलून के भी डिफरेंट साइज आते हैं, तो जैसे जैसे उसके साइज हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारे जो मैटर हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरीश फ्रॉम एलिट स्टडी पॉइंट। तो आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है और पदार्थ कितने रूप में हमारे आसपास में उपलब्ध है और पदार्थ बनता किससे है। पदार्थ मतलब मैटर। ठीक है, तो पहले हम बात करें मैटर की, पदार्थ की। तो जैसे जो एयर, द एयर वी ब्रीथ, मतलब जो हवा हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, और द फूड वी ईट, जो हम खाना खा रहे हैं, स्टार्स, सितारे, प्लैनेट, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब छोटा सा पानी की भी एक बूंद है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे सराउंडिंग में आसपास आप देख रहे हो, इन सभी को आप कहोगे मैटर, पदार्थ। ठीक है, अब आपको पता कैसे चलेगा कि पदार्थ मतलब ये पदार्थ है, इसको हम मैटर कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा मास, एक मिलेगा वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान और आयतन। ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास हो, मतलब द्रव्यमान हो, और वो जगह घेर रही हो। आयतन मतलब होता है जगह घेरना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, तो आप मास को अगर देखना चाहो तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, केजी में लिख लेते हो। आयतन या वॉल्यूम को आप मीटर का क्यूब, ये क्यूब के फॉर्म में आता है, ये ऐसा ही यूनिट बताइए मैंने आपको। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो आपका जगह घेरता हो, मतलब जिसमें मास हो और जिसका वॉल्यूम हो, उसको हम कह रहे हैं मैटर या पदार्थ। ठीक है, अब हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे, भारत के प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने हमारे पदार्थ को 5 तत्वों में डिवाइड किया था। उनका कहना क्या था कि हमारे जो पदार्थ होते हैं, लिविंग या नॉन लिविंग, मतलब जीवित या फिर निर्जीवित, सभी आपके 5 चीज़ों से बनते हैं। 5 तत्व उन्होंने नाम दिया, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हिंदी में बात करें तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो उनका कहना ये था कि हमारे जितने भी पदार्थ हैं केवल 5 चीज़ों से बने हैं, जिनको हमने नाम दिया पंच तत्व। बट हमारे जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट थे, आधुनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको और ज़्यादा मतलब अच्छे से क्लासीफाई किया। उनका कहना क्या है कि हमारे जो मैटर होते हैं वो उनकी या तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अंतर कर सकते हैं, या उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, रासायनिक प्रकृति के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम यही पढ़ने जा रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के बारे में, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के बारे में। अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने हमारे जो पार्टिकल्स हैं, मैटर हैं, पदार्थ हैं, उनको 2 तरीके से क्लासीफाई किया। पहला तो उसके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, रासायनिक प्रकृति के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्या किया था उन्होंने, फिजिकल प्रॉपर्टी के, मतलब भौतिक गुणधर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी में अभी हम पहला जो टॉपिक था हमारा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ के भौतिक स्वरूप, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मैटर, जो पदार्थ है, वो बना होता है पार्टिकल से, मतलब कणों से मिलके बना होता है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उससे मिलके बना होता है। अब हम कैसे इसको बताएंगे, कैसे हम देख सकते हैं, तो आपके बुक में एक्टिविटी है 1.1, आप एक्टिविटी देख सकते हो अगर आपके पास बुक है तो इस एक्टिविटी में क्या किया गया है कि हमारे पास एक वाटर लिया, हमने वाटर जार में वाटर लिया है और उसमें हमने सॉल्ट ऐड किया, मतलब नमक ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे, आप अगर 1 चम्मच 2 चम्मच जो नमक ऐड करते हो, तो वो जो वाटर का लेवल है वही रहता है, वाटर का लेवल राइस नहीं होता, मतलब अप नहीं होता। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, पदार्थ कणों से बना हुआ है। अब जैसे हमारे सॉल्ट के पार्टिकल हैं और वाटर के पार्टिकल हैं, तो वाटर के पार्टिकल के बीच गैप होता है थोड़ा। ठीक है, और जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं वो सॉलिड फॉर्म है, वो जाके उसी गैप में भर जाते हैं, तो वो जो गैप है उसी के अंदर चले जाते हैं। तो इस वजह से जो वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये पहला हमारा था कि आपके जो मैटर हैं वो सभी मैटर आपके पार्टिकल से बने होते हैं, कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद आप अगली एक्टिविटी देखोगे, उस एक्टिविटी में आपको 100 ml पानी लेना है, मतलब 100 ml मतलब 100 ml आपको वाटर लेना है। ठीक है, और उसी वाटर में आपने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया। वो जब मिलता है तो कलर आपका पिंक कलर हो जाता है, लाइट पिंक। ठीक है, तो अगला आपका ये टॉपिक है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर, कितने छोटे होते हैं ये कण।
ठीक है। तो उसी को समझने के लिए हमें वो एक्टिविटी देखनी है। आप अगली एक्टिविटी देख सकते हो, बुक है आपके पास। तो इसमें क्या है कि हमने 100 ml वाटर लिया, ठीक है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर रहा है कि उसका कलर चेंज कर दे रहा है, ठीक है, पिंक कलर कर दिया। अब उसमें से भी हमने कुछ मान लो 2-3 चम्मच पानी लिया, उसी जो पोटेशियम परमैंगनेट है, फिर हमने नेक्स्ट जो आपका साफ़ पानी था उसमें डाला 100 ml में, फिर उसमें भी कलर हो गया। फिर ऐसी एक्टिविटी को हमने करते रहे। ऐसे ही हमने 100 ml से लेकर 1000 ml तक वाटर के लिए एक्सपेरिमेंट किया। मतलब 10 हमने जार ले लिए वाटर के 100 ml के, ठीक है, और सभी में हमने क्या किया, पहले पोटेशियम परमैंगनेट डाला, फिर उसमें से कुछ पानी उठा के दूसरे वाले जार में, फिर उसमें से कुछ पानी उठा के दूसरे वाले जार में। तो आप देखोगे कि सभी जार में कलर हो रहा है, लाइट पिंक कलर हो रहा है, पर कलर हल्का होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका बताता है कि जो पार्टिकल्स है ना, पोटेशियम परमैंगनेट के पहले जार में पार्टिकल ज़्यादा थे, फिर उसके बाद थोड़े आगे गए, फिर वहाँ पे और कम हुए, पर जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड होता है, उनका साइज़ हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड होता है, तो काफ़ी छोटे होते हैं। तो उसको हम ये नहीं बता सकते कि कोई यूनिट लेके कि इतने छोटे हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यही हमारी एक्टिविटी थी, और ये एक्टिविटी आपकी मिल जाएगी 1.2 में, ठीक है। अब हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, कणों की बात कर रहे हैं, तो बात कर लेते हैं उसके बारे में कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब उसके गुण क्या होते हैं, अभिलक्षण क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। तो हमारे पास 3 गुण होते हैं इसके, ठीक है। पहला जो प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जैसे कि हमने एक्टिविटी 1.1 में ही हमने ये चीज़ समझ ली है कि हमारे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। जो हमने एक्टिविटी की थी, वाटर लिया था, वाटर में हमने सॉल्ट मिलाया था, पानी लिया था, पानी में हमने नमक मिलाया था। तो हमने क्या देखा कि पानी जो है, पानी का लेवल बढ़ नहीं रहा। आप नमक की जगह चीनी भी ले सकते हो, सेम वही रहेगा। चीनी क्या होता है, आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके छोटे छोटे चीनी के दाने होते हैं। आप अगर 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी डाल रहे हो पानी में, तो आपका जो पानी का लेवल वो बढ़ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच गैप है, और उसी गैप में वो फिल हो जा रहे हैं, उसी गैप के अंदर वो भर जा रहे हैं। तो पहला हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, रिक्त स्थान होती है, खाली जगह होती है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ये लगातार मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। अब कैसे गति करते हैं? जो ये गति करना होता है, इसी को हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जो मोशन होता है, गति, तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा है, ठीक है। और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं कि लगातार ये मूव करते रहते हैं, और इसी की वजह से ये एक दूसरे के अंदर ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस मतलब एक पदार्थ, जैसे हमारा था एक पदार्थ पानी और एक पदार्थ हमारा था नमक, ठीक है, दोनों को हमने मिलाया, दोनों मिक्स हो गए, इसी को हम कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन, ठीक है। और ये लगातार मूव करते रहते हैं, और इनके मूवमेंट के बारे में हम अभी जब हम स्टेट ऑफ मैटर तीनों पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे तो उसको आगे ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम देख पाएंगे कि आपके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये मूवमेंट जो है अकॉर्डिंग टू मैटर, अकॉर्डिंग टू पदार्थ चेंज होता रहता है, सॉलिड में अलग है, लिक्विड में अलग है, गैस में अलग है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आकर्षित करते हैं, इसी वजह से ये आपका एक मैटर बन पाता है। जैसे सॉलिड है, जैसे हमने क्या बात की थी कि हम जो सांस ले रहे हैं वो भी एक मैटर है, ठीक है, पानी की बूंद भी एक मैटर है। आप चेयर देख लो, चेयर भी एक मैटर है। तो चेयर अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो शेप चेंज कर लेता, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स भी आपका मैटर टू मैटर डिपेंड करता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारे जो मैटर हैं उन पे सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर उससे कम लिक्विड में होता है, फिर सबसे कम आपका गैस में होता है। तो ये चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अगले टॉपिक में। तो बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं की। तो आपके जो पदार्थ हैं, अभी हमने बात किया पदार्थ पार्टिकल से बनते हैं, बट आपके जो पदार्थ हैं वो 3 रूप में ही पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 तरीके से ही होते हैं। आपका ठोस में होगा, या तो द्रव्य में होगा, या ये होगा गैस में। तो इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड के बारे में। तो जो सॉलिड है, ठोस है, उसकी एक डेफिनेट शेप होती है, निश्चित आकार होता है। जैसे हम बात कर ले चेयर की, टेबल की, ठीक है, ये आपके हो गए सॉलिड में, ठोस में।
डिस्टिंक्ट बाउंड्री, स्पष्ट सीमाएं, इसकी एक बाउंड्री होती है, फिक्स बाउंड्री होती है। जैसे हम ये देख रहे हैं मार्कर में भी देखो ये आपका सॉलिड फॉर्म है, इसकी एक निश्चित बाउंड्री है, ठीक है, सीमाएं हैं। आगे बात करते हैं फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी मैंने बताया आपको, आयतन। आयतन क्या होता है? ऐसे कोई आयतन मतलब कि एक जगह घेरना, ठीक है। तो ये एक निश्चित आयतन लेता है, एक निश्चित जगह घेरता है, ठीक है। रिस्ट होता है, कठोर होता है, ठीक है। और ये मतलब कंप्रेसिबल नहीं होते। अगर इनको आप इनके शेप को चेंज करने की कोशिश करोगे, जैसे हम मार्कर ले रहे हैं, इसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं शेप को, तो ये चेंज नहीं होगा। बट अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़्यादा लगा देंगे हम, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको कहते हैं कठोर, रिज। तो आप अगर देखो इसके पार्टिकल कुछ इस प्रकार से होते हैं। पार्टिकल की हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो पहला हमने पढ़ा था मूविंग। तो ये देखो, ये हम मूव ही नहीं कर सकते क्योंकि ये आपस में मतलब इनमें गैप ही बहुत कम होता है, ठीक है। और ये अट्रैक्शन फोर्स, ये देखो हमने जो अट्रैक्शन फोर्स पढ़ा था, तो ये देखो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करके एक शेप बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड की, द्रव्य की। तो इनके पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं सॉलिड की तुलना में। देखो सॉलिड से आप अगर लिक्विड में आओ तो ये देखो इसके पार्टिकल्स आपको थोड़े दूर दूर दिखेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये एक निश्चित आकार नहीं ले सकते, बट इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, निश्चित आयतन होता है। अब कैसे हम इसको बताएंगे? जैसे हमने पानी लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है, 1 लीटर पानी ले लिया, वो आपका लिक्विड द्रव्य है, ठीक है। अब उसको हमने क्या किया, 1 लीटर पानी को हमने बॉटल में डाल दिया, 1 लीटर पानी को बॉटल में डाल दिया, बॉटल की शेप ले ली। अब उसको हमने बाल्टी में पलट दिया, तो बाल्टी की शेप ले ली, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि फिक्स शेप नहीं है, जैसे कंटेनर में डालोगे वैसी शेप ले लेगा, बट हाँ उसका वॉल्यूम जो 1 लीटर है वो वही रह रहा है, ठीक है। वो 1 लीटर आपका बॉटल में भी 1 लीटर है और बाल्टी में भी 1 लीटर है, तो उतनी जगह घेरेगा 1 लीटर की, पर उसका शेप चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू कंटेनर, ठीक है। जिसमें हम रखेंगे उसी की शेप ले लेगा। इट कैन फ्लो एंड चेंज शेप, तो वही टॉपिक है, ये बह सकता है। फ्लो मतलब होता है बहना, तो आप देखते हो पानी बहता है, ठीक है, और ये अपनी शेप चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू कंटेनर, जैसा कंटेनर वैसी शेप ले लेगा। अब लास्ट बात करते हैं गैस की। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, ये फ्री होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता ये एकदम पास पास है। और आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो दूर दूर होते हैं वो गैस के ही पार्टिकल्स हैं, रैंडमली मूव करते हैं ये, ठीक है। तो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल या संपीड़न क्या होता है? मतलब दबाना, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच देख लो कितना ज़्यादा गैप है, तो हम इनको दबा के हम इस फॉर्म में लाना चाहें या फिर इस फॉर्म में लाना चाहें तो इनको पास पास दबा देंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये कंप्रेसिबल मतलब ये संपीड़ित हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में देखते हो। आपके घर में गैस होती है, सिलेंडर, उसमें जो गैस होती है वो होती है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। वो लिक्विफाइड मतलब क्या? द्रव्य। आप अगर उसको गैस को हिला के देखोगे तो आपको साउंड आएगा, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि इसके अंदर पानी है। या वो भी ना देखो, आप परफ्यूम यूज़ करते होंगे, परफ्यूम को देख लो, परफ्यूम आप हिलाते हो, ठीक है, तो परफ्यूम के अंदर से भी साउंड आता है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर पानी है। पर जब आप उसको स्प्रे करते हो तो क्या होता है? गैस निकलती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब है गैस पर उसको हमने कंप्रेस करके, संपीड़ित करके गैस से उसके नीचे वाला जो पहले वाला स्टेप था जो है लिक्विड, उसमें हम ले आए, ठीक है। तो इसलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा एग्जांपल आपका CNG, जो आपका व्हीकल में यूज़ किया जाता है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो कंप्रेस मतलब कि इसको भी हमने संपीड़ित किया, दबाया है नेचुरल गैस को, तो ये हम अपने गाड़ियों में यूज़ करते हैं CNG, ठीक है, एज अ फ्यूल। अब बात करते हैं आगे। इट कैन ऑल्सो फ्लो एंड चेंज शेप, जस्ट पानी के लिक्विड जैसा ही होता है, ये भी बहता है, फ्लो करता है और अपनी शेप को अकॉर्डिंग टू कंटेनर चेंज कर लेता है। जैसे बलून है, बलून में हमने डाला, ठीक है, गैस को भरा तो बलून की शेप ले ली, ठीक है। अब मान लो बलून के भी डिफरेंट साइज़ आते हैं, तो जैसे जैसे उसका साइज़ हो गया उसी के अकॉर्डिंग उसने शेप ले ली, ठीक है। और यही आपका है कि अपनी शेप चेंज कर लेता। नो फिक्स वॉल्यूम, इसका कोई वॉल्यूम, निश्चित वॉल्यूम नहीं होता। और अगर आप तीनों को एक ही चीज़ से समझना चाहो, मतलब एक ही एग्जाम्पल से समझना चाहो, तो सिंपल सा आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो वाटर का। वाटर कैसे? आइस हो गया आपका सॉलिड फॉर्म, बर्फ़। लिक्विड पानी हो गया आपका लिक्विड फॉर्म, द्रव्य फॉर्म। और उसी को अगर हमने भाप बना दिया, पानी को हमने उबाल दिया, तो हो गया गैस फॉर्म, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों को एक ही एग्जाम्पल से हम पानी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो आप देखते हो बर्फ़ अपनी शेप चेंज नहीं करता, जैसा होता है, जैसे अगर हम आइस क्यूब बना रहे हैं
तो वो आइस क्यूब आपका क्यूब साइज़ में होता है, तो वो वही रहता है, ठीक है। और पानी को देखते हो वो शेप चेंज कर लेता है, बॉटल में डालोगे बॉटल की शेप ले लेता है। और गैस भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्थाएं में हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य और गैस पढ़ लिया था। तो एक लाइन रह गई थी आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों ही चीज़ आपके लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, मतलब मिक्स हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपस में ये मतलब प्रोसेस कैसे होता है। तो पहला हमारा एक आगे क्वेश्चन आएगा कि क्या आपके पदार्थ अपनी अवस्थाएं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का आंसर आपका है टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब क्या कि आपके जो मैटर हैं, जो पदार्थ हैं, वो आपस में अपनी अवस्थाएं चेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। तो इसका आंसर है हाँ, पर इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला टेम्परेचर और प्रेशर, या तो टेम्परेचर चाहिए या तो प्रेशर चाहिए, या तो तापमान या तो दाब। जैसे बात करते हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया था वो बर्फ़ का, आइस का। तो मान लीजिए आपके पास आइस है, ठीक है। तो आइस का आपने क्या किया, टेम्परेचर हाई कर दिया, उसको गर्म कर दिया, ठीक है। अब वो धीरे धीरे पिघल के क्या बनने लगेगा, वाटर, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म हो गया। अब उसी पानी को हमने हीट किया, उसका टेम्परेचर हाई कर दिया, वो धीरे धीरे उबलने लगेगा, ठीक है, और वो आपका गैस मतलब भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, टेम्परेचर से चेंज हो रहा है। अब उसी की जगह आप मान लो, जैसे आपने पढ़ा होगा रेन साइकिल, जो आपकी बारिश होती है, उसमें क्या होता है कि आपका जो पानी है भाप बनता है, भाप बन के ऊपर जाता है, और जैसे जैसे जितने जितने हाइट में जाता रहता है वहाँ पे आपका टेम्परेचर डाउन होता रहता है, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स पास आने लग जाते हैं, फिर तो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में बारिश के रूप में नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है। और फिर उसी लिक्विड को, उसी पानी को हमने उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया, और जैसे मान लो पानी को हमने रख दिया फ्रिज में, तो उसका टेम्परेचर और डाउन हो गया उस सॉलिड में। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रेशर की बात कर लें, अब हमारा गैस था, जैसे हमने उसको प्रेशराइज़ किया था, तो हमारा परफ्यूम जो एग्जांपल दिया था मैंने आपको, जो आपके घर में गैस यूज़ हो रहा है उसका एग्जांपल दिया था, तो वो लिक्विड में हो गया, तो प्रेशराइज। तो दो चीज़ें हैं, आपको टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, तापमान चाहिए, दाब चाहिए। तो आप जो मैटर है, जो पदार्थ है, उनके फॉर्म को चेंज कर सकते हो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर गैस टू लिक्विड, या लिक्विड टू सॉलिड, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को देखते हैं कि जो चेंज होता है उसको एक प्रोसेस का नाम भी देते हैं, वो होता क्या है देखते हैं। मान लो हमारे पास सॉलिड है, ठोस है, ठोस से हमने लिक्विड बना दिया। मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ को पिघला के हमने पानी बना दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूज़न या संगलन, ठीक है। अब लिक्विड टू गैस, पानी को गर्म कर दिया हमने, पानी को गर्म करके हमने गैस बना दिया, तो लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण, भाप बन जाता ना, तो वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। अब इसी के बाद आपका अगर गैस, इस वाले फॉर्म को भी रोकते हैं, अभी आप समझेंगे, अभी पहले इसी को आप समझते हैं। तो अब बात करते हैं, हम वापस आते हैं, यहाँ से इधर गए, अब इससे वापस आते हैं। गैस है, ठीक है। तो गैस, जैसे हमने रेन वाला साइकिल पढ़ा था, तो गैस, जब आपके गैस के पार्टिकल्स पास पास आने लग जाते हैं तो कंडेंसेशन हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म बना देता है, ठीक है, द्रव्य बन गया। अब उसी द्रव्य को हमने फ्रिज में जैसे रखा, तो वो पानी हमारा बन गया बर्फ़ या आइस, तो वो सॉलिड, तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। बट एक प्रोसेस और आता है जिससे डायरेक्टली ये बीच में लिक्विड आए बिना सॉलिड टू गैस बन जाता है, गैस टू सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई सॉलिड है, वो डायरेक्टली आपका गैस बन जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, या फिर गैस से डायरेक्टली वो आपका सॉलिड बन जा रहा है, तो डिपोजिशन या निक्षेपण। अब अभी तक हमने जो एग्जाम्पल बताया, तो वो तो इनके आसपास ही घूम रहे थे, मतलब कि सॉलिड के बाद लिक्विड बनेगा ही बनेगा, और लिक्विड के बाद गैस बनेगा ही बनेगा, है ना। ये डायरेक्टली इधर उधर नहीं आ रहे थे, या फिर गैस से आपका पहले लिक्विड आएगा, लिक्विड बीच में रोल आ ही रहा था लिक्विड का। पर इस वाले प्रोसेस में आप देखोगे लिक्विड गायब है, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड चल रहा है, ठीक है। तो आप ये कहाँ देखते हो, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका कपूर, जो आप घर में मंदिर में कपूर जलता है, ठीक है, तो कैंपर कहते हैं उसको, कपूर। तो उसको आप जलाते हो, क्या होता है, जलता है और गैस बन के गायब हो जाता है, उसमें से कोई लिक्विड नहीं निकलता, ठीक है। तो कपूर होता है आपका इसका एक एग्जांपल। और जैसे आप एक्टिविटी देखना चाहोगे, तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी नंबर फिगर नंबर 1.7 है, सब्लिमेशन ऑफ
अमोनियम क्लोराइड, यही है आपका कपूर अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि कपूर को हमने बर्न किया और एक जार टाइप ले रखी है, ऊपर से हमने उसको बंद कर रखा है, नीचे से हमने कपूर को जलाया तो कपूर जल के उसके जार के जो कंटेनर के वॉल है उस पर चिपक जा रहा है, ठीक है। तो ये इसी का एक एग्जांपल दिखाया जा रहा है कि आपका कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज, सॉलिड गैस में चेंज हो जा रहा है। तो सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में, तो सब्लिमेशन, ठीक है। और जैसे हमारा ड्राई आइस, आपने ड्राई आइस का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अभी सुन लो। ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं इसको। होता क्या है, जैसे आइसक्रीम होती है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं बड़े, उसमें ये आपका रखा जाता है। तो ड्राई आइस डायरेक्टली आपका कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, CO2 से। किससे? CO2। CO2 हमें पता ही है गैस होती है, CO2, ठीक है। तो गैस से बन गया ड्राई आइस। ड्राई आइस ये भी बर्फ़ सॉलिड का ही फॉर्म होता है, तो ये गैस से डायरेक्टली आपका बन गया सॉलिड, और ये बर्फ़ फिर आपका पिघलती है तो ये आपका पानी नहीं छोड़ती है, गैस के रूप में, मतलब CO2 के रूप में ही गायब हो जाती है। तो यही है आपका सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, मतलब सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, तो बन गया आपका डिपोजिशन या निक्षेपण। करेक्ट है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग, इंग्लिश में मेल्ट का मतलब ही पिघलना होता है, आपको पता ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में इसको बोलते हैं गलनांक, ठीक है। तो अगर इसको हम डेफिनेशन वाइज पढ़ें तो द मिनिमम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा मतलब मिनिमम टेम्परेचर वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपका सॉलिड को कन्वर्ट करके लिक्विड में बना दे, ठीक है, ठोस को द्रव्य में चेंज कर दे, तो उसी को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, ठीक है। तो इसको हम टेम्परेचर को दो टाइप से लिख सकते हैं, 273.15 या 273 भी बोल लोगे, आपका गलत नहीं है। तो 273 केल्विन, के एज एन केल्विन होता है, ठीक है, और या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस आपका होता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने के लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए वो 273 केल्विन चाहिए, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन और सेल्सियस का भी बताता हूँ इसको कैसे चेंज करता है, ठीक है। और बाकी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब उबलना, उबलता कौन है? पानी, ठीक है। तो मतलब लिक्विड टू गैस में चेंज होना, सिंपल सा, ठीक है। तो वो मिनिमम टेम्परेचर, वो न्यूनतम तापमान एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वायुमंडलीय दाब में, वो आपका मिनिमम टेम्परेचर जो आपका लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे, आपका द्रव्य को गैस में कन्वर्ट कर दे, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ये टेम्परेचर होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लो या सेल्सियस में, केल्विन में लिखना है केल्विन में, सेल्सियस में लिखना सेल्सियस में लिख लो, ठीक है। तो ये वाटर का हो सकता है, ये वाटर का होता है, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब आपकी बुक में एक टॉपिक दिया होगा लैटेंट हीट, मतलब गुप्त ऊष्मा या छुपी हुई ऊष्मा, ठीक है। तो हमने अभी स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था, पदार्थ की अवस्थाओं में पढ़ा था कि हमारे जो पदार्थ हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में होते हैं और उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स मतलब आकर्षण बल, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता था, लिक्विड में उससे कम और ठोस में सबसे कम, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी को ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी। वो एनर्जी लगती है हीट एनर्जी के रूप में। जैसे हमने बर्फ़ लिया, आइस लिया, उसको हीट किया, तो उसके जो पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट हो रखे हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करना है। तो वो सारी एनर्जी कहाँ चली जा रही है? उसके पार्टिकल्स को लूज़ करने में, मतलब उनको एक दूसरे से अलग करने में, ठीक है। सॉलिड में आपने देखा था एकदम पास थे पार्टिकल, लिक्विड में थोड़े दूर थे। तो सॉलिड टू लिक्विड करेंगे तो उसके पार्टिकल्स को थोड़ा दूर करना पड़ेगा, तो वही एनर्जी वहाँ पे यूज़ हो जा रही है। तो हमें वो आगे दिख नहीं रही है एक्चुअल में, पर वो यूज़ हो जा रही है, तो उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट या फिर गुप्त ऊष्मा जो छुप गई है, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रोसेस है, सॉलिड टू लिक्विड बनना या लिक्विड टू गैस बनना, दो प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले प्रोसेस का नाम क्या था? फ्यूजन, है ना, या फिर संगलन। तो पहला प्रोसेस आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसकी डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो जब हम 1 kg सॉलिड लेते हैं, ठीक है, और उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सॉलिड को। फ्यूजन मतलब क्या है? सॉलिड को कन्वर्ट करना लिक्विड में। तो 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और उसके मेल्टिंग पॉइंट में। इसमें 4 चीज़ें आप इंपॉर्टेंट याद रखना। 1 kg आप सॉलिड लोगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हीट, ठीक है, हीट। तो वो हीट जो आप, वो ऊष्मा जो यूज़ हो रही है आपके 1 किलो सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए आपका लिक्विड में,
ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और उसके मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ, तो उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, 4 चीज़ें क्लियर। 1 किलो आपको लेना है सॉलिड और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब होना चाहिए और प्लस हीट यूज़ होनी चाहिए। तो जितनी हीट यूज़ हो रही है उसी हीट को हम नाम दे देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा, गुप्त भी लिख लोगे वो एक ही बात होती है। अब वेपोराइजेशन हमने पढ़ा था। वेपोराइजेशन क्या होता है? लिक्विड टू गैस चेंज होना। ठीक है, वाष्पीकरण। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब सेम ही है, आपने देखा था लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर थे पर गैस के जितना दूर नहीं थे। गैस क्या थे? रैंडमली मूव कर देते उसके पार्टिकल्स। तो अब उसको भी दूर करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो वही एनर्जी वहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो इसमें भी डेफिनेशन सेम जाएगी, बस चेंज हो जाएंगे आपके मैटर, है ना, पदार्थ। इसमें आपका क्या होगा? 1 kg आप लोगे लिक्विड, 1 kg आप द्रव्य लोगे, उसको कन्वर्ट किस में करना है? गैस में। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण। और क्या होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब, प्लस इसमें होगा बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? क्वथनांक, जो कि आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 kg लिक्विड को आपका कन्वर्ट करना है गैस में, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, और उसमें जो हीट यूज़ हो रही है उसी हीट को हमने नाम दे दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फिर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्लियर? अभी हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या होता है? अभी हमने वेपोराइजेशन पढ़ा था, तो वेपोराइजेशन में क्या था? आपका लिक्विड टू गैस बन रहा था। ठीक है, द्रव से आपका गैस फॉर्म में चेंज हो रहा था। ये भी सेम है, इसमें भी यही होता है, बट वेपोराइजेशन में आपका एक पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट, याद है आपको? क्वथनांक। तो इसमें क्या होता है? इवेपोरेशन में सेम वही है, सेम वही डेफिनेशन आप लोगे, बस आपका क्या है? इसमें क्वथनांक से कम टेम्परेचर में आपका जब लिक्विड, इसको आप सिंपली ये कह सकते हो, जब आपका बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में, जैसे बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस था, यदि उससे कम टेम्परेचर में आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। सिंपल सा मतलब, क्वथनांक से कम तापमान में यदि आपका द्रव्य गैस में चेंज हो जा रहा है तो उसको हम कह दे रहे हैं इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। ठीक है, तो इवेपोरेशन के आपके कुछ फैक्टर होते हैं। ठीक है, आपके 4 फैक्टर होते हैं। अब चारों फैक्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे, पर उसके लिए आप एक एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो आपने कपड़े लिए है, क्लॉथ लिया है, उसको आपने धो दिया। ठीक है, अब आपको उसको सुखाना है। ठीक है, तो सुखाने के लिए क्या करते हैं हम? उसको मतलब रस्सी में डालेंगे, सिंपल सी बात है। पर उसके लिए हमारे पास 4 फैक्टर हैं। इस 4 फैक्टर को उसी कपड़े के एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। पहले बात करते हैं हम सरफेस एरिया की, सतह क्षेत्र। तो इवेपोरेशन और आपका सतह क्षेत्र का क्या रिलेशन होता है, सरफेस एरिया का क्या रिलेशन होता है, इससे समझते हैं। जैसे हमने कपड़ा लिया और कपड़े को हमने धो दिया। ठीक है, अब उसको हमने पूरा खोल के सुखा दिया। ठीक है, कपड़े को पूरा खोल दिया और सुखा दिया, है ना। और प्लस मान लो 2 कंडीशन, एक तो हमने खोल के सुखा दिया और ऊपर से दूसरा कंडीशन ये है कि हमने केवल उसको निचोड़ा और वैसे ही रख दिया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आप देखोगे, आप मान लो 1-2 घंटे बाद देखोगे, जो आपका कपड़ा हमने ओपन करके रखा हुआ, खोल के रखा हुआ है, वो जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, और जो हमने ऐसे निचोड़ के रख दिया वो वहीं पे सूखेगा, जो आपका बाहर जहाँ पे आपका धूप पड़ रही है, पर आप उसको खोलोगे तो काफ़ी जगह से वो गीला मिलेगा। तो इसमें आप क्या समझोगे कि अगर सरफेस एरिया आप बढ़ा दोगे, मतलब जो सतह क्षेत्र, जो एरिया आप बढ़ा दोगे, तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, और सरफेस एरिया यदि घटा दोगे, कम कर दोगे, तो इवेपोरेशन भी घटेगा। इस एग्जांपल से समझ आया होगा कि जैसे हमने कपड़े का जो एरिया था वो बढ़ा दिया तो कपड़ा जल्दी सूख गया, और उसी की जगह एरिया कम कर दिया तो कपड़ा नहीं सूखा। तो इवेपोरेशन इसी से रिलेटेड है कि आप अगर सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया को घटाओगे तो इवेपोरेशन घटेगा। बात करते हैं टेम्परेचर की। जैसे सर्दी और गर्मी है। ठीक है, आजकल गर्मी है जैसे कि, तो अब देखोगे कि आपका जो कपड़ा है वो जल्दी सूख जाता है, पर उसी की जगह सर्दी में आपका जो कपड़ा है वो बहुत ही धीरे सूखता है, कभी कभी 1-2 दिन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है। अगर आपका तापमान बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, और तापमान घटाओगे तो इवेपोरेशन भी घट जाएगा। ठीक है, विंड स्पीड, वायु की गति। अगर आपकी विंड स्पीड, जिस दिन हवा तेज़ चलती है उस दिन आपके क्लॉथ जल्दी सूख जाते हैं, जिस दिन हवा तेज़ नहीं चलती तो सूखते हैं, पर वो जो नॉर्मल डेज, जैसे आपका हवा तेज़ चल रही है तो नॉर्मल डेज से जल्दी सूख जाएंगे,
और वैसे नॉर्मल डेज में जैसे जो टाइम लगता है वही लगेगा। तो विंड स्पीड, वायु की गति अगर बढ़ी है तो आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा, अदरवाइज ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तीनों कंडीशन में देखो तो सेम है, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, इवेपोरेशन बढ़ रहा है ना, सतह क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, वाष्पीकरण बढ़ रहा है, टेम्परेचर तापमान बढ़ा रहे हैं तो आपका इवेपोरेशन बढ़ रहा है। तो तीनों सेम है, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटेगा, घटाओगे तो घटेगा। पर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ये थोड़ा आपका अलग हो जाता है। आर्द्रता मतलब क्या है, नमी मतलब क्या है, जैसे आप बारिश हो जाती है तो बारिश के कुछ टाइम बाद आप देखोगे आपके आसपास चिपचिपाहट होती है, ठीक है, नमी टाइप की होती है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं पर वो आपके गैस के फॉर्म में होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में वाटर ड्रॉपलेट गैस के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। तो मतलब क्या, पानी ऑलरेडी आपका एटमॉस्फेयर में उपलब्ध है, तो आप जैसे कपड़े को सुखाने जाओगे इस कंडीशन में, तो इवेपोरेशन क्या कर रहा है, लिक्विड टू गैस ही बना रहा है, पर ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में लिक्विड भरा पड़ा है, तो इसमें स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर ह्यूमिडिटी, नमी, आर्द्रता बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, अगर आर्द्रता घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। सिंपल सा यही है आपका इवेपोरेशन और इवेपोरेशन के फैक्टर। अब इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग भी करता है, मतलब कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, शीतलता, शीतलता मतलब ठंडक भी ये आपको देता है। कैसे, अब कूलिंग क्यों करता है पहले ये समझते हैं। जैसे इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन जब हो रहा होता है, जैसे लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका लिक्विड एनर्जी लूज़ कर देता है, तो उसी एनर्जी को रीगेन, दोबारा प्राप्त करने के लिए अपने सराउंडिंग से वो एनर्जी को लेता है, ठीक है। जैसे मान लो परफ्यूम वाला एग्जांपल है, परफ्यूम आप अपने हथेली में स्प्रे करो, ठीक है, आपको क्या होगा, ठंडा ठंडा सा महसूस होगा उसमें, ठीक है, ऐसा लगेगा कि भाई वहाँ पे ठंडा सा है, और कुछ टाइम बाद वो ठंडक खत्म हो जाएगी। वही है इवेपोरेशन। क्या होता है, लिक्विड सा आपके हाथ में आ जा रहा है, फिर वो लिक्विड गैस बन के गायब हो जा रहा है, ठीक है, लिक्विड टू गैस बनना वो इवेपोरेशन है, ठीक है। और वो जो एनर्जी, वो आपके लिक्विड पार्टिकल्स एनर्जी को उसमें से आपका रिगेन करके चले जा रहे हैं, मतलब अपने साथ एनर्जी ले जा रहे हैं, तो आपका जो हथेली है वो ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे कि आप एसीटोन में देखते हो, एसीटोन होता है आपका नेल पॉलिश रिमूवर, जो आप नेल पॉलिश लगाते हो तो उसको रिमूव करने के लिए एक लिक्विड टाइप आता है, उसको कहते हैं एसीटोन, ठीक है। वो भी जब अप्लाई करते हो ऐसे ही आपको इफेक्ट दिखता है, ठंडा ठंडा सा फील होता है, ठीक है। कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ क्यों लिखा है, सूती कपड़े, आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो हम कॉटन क्लॉथ ही पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका जो सूती कपड़े हैं, आपका जो जैसे मान लो आपको पसीने आ रहे हैं, ठीक है, तो उस पसीने को एब्जॉर्व कर लेगा, सोख लेगा और उसका इवेपोरेशन कर देगा। तो इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, मतलब अपने आसपास की एनर्जी को वो अपने साथ ले जा रहा है, ठीक है, तो आपको ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, तो इसीलिए हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। और ऐसे ही आप एग्जांपल देख सकते हो मटके का, मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि मटके में क्या होता है, छोटे छोटे से छेद होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है पर उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। अब उसी छोटे छेदों से इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, तो सभी जगह से इवेपोरेशन हो रहा है, तो वो अपने साथ एनर्जी को ले जा रहे हैं और जो पूरा मटका है उसको ठंडा कर दे रहे हैं, इसलिए मटके का पानी ठंडा होता है। और एक एग्जांपल है, जैसे कि आप फ्रिज से पानी निकालो, एक वाटर बॉटल निकालो, ठीक है, अब वो ठंडी होती है, अब देखोगे कि उस बॉटल के आसपास पानी आ गया है, ठीक है। अब उसी पानी को आपने पलट दिया एक छोटे से गिलास में, गिलास के आसपास भी पानी आ गया भाई, तो हम क्या समझते हैं इससे, क्या हमारे बॉटल में छेद है या हमारे जो स्टील का गिलास, जो भी गिलास ले रहे हैं उसमें छेद है? तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि आप देखोगे नॉर्मल पानी डालोगे तो उसमें ऐसा नहीं दिख रहा, तो मतलब आपका गिलास ओके है, बोतल ओके है, उसमें कोई छेद नहीं है। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है, हमने तो पानी केवल अंदर डाला है, बाहर तो डाला नहीं, तो ये पानी आ कहाँ से रहा है? तो ये भी इवेपोरेशन का एक एग्जाम्पल है। क्या होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, अभी हमारे आसपास में वाटर ड्रॉपलेट्स उपलब्ध हैं, पानी की बूंदें उपलब्ध हैं, पर वो कैसे फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, ठीक है। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि गैस का टेम्परेचर डाउन कर दें तो हमारा क्या बनता है, लिक्विड, ठीक है, फिर वो सॉलिड बनता है। तो गैस का टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो लिक्विड बन जाएगा। तो हमारे आसपास में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें, है ना, गैस के रूप में। अब जब हमने फ्रिज से पानी निकाला तो उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, ठीक है। तो हमने जब उसको पानी की बॉटल निकाली या उसको गिलास में डाला तो गिलास का जो टेम्परेचर वो भी डाउन कर दिया उसने, कम कर दिया, ठीक है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके कांटेक्ट में आए, ठीक। तो जब उसके कांटेक्ट में आए तो उनका भी टेम्परेचर डाउन हो गया,
तो अगर गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो कौन सा फॉर्म बनता है, लिक्विड। तो वही लिक्विड, वही पानी आपको गिलास के बाहर देखने को मिलता है, बॉटल के बाहर देखने को मिलता है। ठीक है, ये सारे आपके इवेपोरेशन के, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे इवेपोरेशन को अगर आप देखो तो, और भी आपको इसमें एग्जांपल मिल जाएंगे, पर यही आपके मेजर एग्जांपल थे और आपके चैप्टर में भी यही थे। हमारा एक टॉपिक रह गया था जो कि हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड था। तो टेम्परेचर को हम सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, पर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं केल्विन का। ठीक है, तो केल्विन भी ऐसा ही यूनिट है टेम्परेचर की और सेल्सियस भी ऐसा ही यूनिट है टेम्परेचर की। तो हम बात करें कि सेल्सियस से कन्वर्ट कैसे करेंगे केल्विन में, या केल्विन से कन्वर्ट कैसे करेंगे सेल्सियस में, तो वो आज सीखते हैं। एक चीज़ याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन। ठीक है, ये बस याद रखना। अब इससे आप कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली किसी भी यूनिट में। जैसे इन दोनों को कैसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस था, याद है आपको 100 डिग्री सेल्सियस जो कि आपका बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, क्वथनांक था। तो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे लेफ्ट में कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस को आप प्लस कर दो मान लो। ठीक है, इसमें 100 प्लस कर दिया। हमें पता करना है कि कितना केल्विन होगा। तो यहाँ 100 प्लस किया तो यहाँ पे भी 100 प्लस करोगे ना भाई, 100 यहाँ पे भी प्लस कर दिया। ठीक है, तो दोनों जगह 100 प्लस कर दिया हमने। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या बन गया 373 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होता है, 373। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो सिंपली, अगर सेल्सियस से आपको इसमें कन्वर्ट करना है केल्विन में। अब बात करते हैं आपके केल्विन में दिए, तो केल्विन में कैसे करेंगे। जैसे मान लो केल्विन में आपका दिया है 473 केल्विन दिया है, 473 केल्विन दिया है, इसको आपको बनाना है डिग्री सेल्सियस में। कैसे करोगे, तो आपको पता है कि 273 आपका इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेल्सियस, पता है ना। तो इतना ही यूनिट को आप माइनस कर दो। माइनस कर दिया हमने 273 क्या केल्विन। ठीक है, तो ये इक्वल टू क्या होता है आपका, अगर करोगे तो ये आपका आ जाएगा 200। तो ये जो यूनिट आई वो डिग्री सेल्सियस, तो 200 डिग्री सेल्सियस मतलब कि आपका 473 केल्विन इक्वल टू होता है 200 केल्विन सेल्सियस, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे आप केल्विन को कन्वर्ट कर सकते हो सेल्सियस में। और ऐसे मतलब सिंपल सा है कि अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, केल्विन में, तो प्लस कर दो 100, इजी। और अगर आपको केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो माइनस कर दो 273 केल्विन, इजी है। ठीक है, और भी करके देखते हैं। जैसे मान लो आपका है मान लो आपका कितना है 200 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है आपको केल्विन में। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये थर्ड। तो 200 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना आपको केल्विन में, तो अभी मैंने बताया बस प्लस करना है। ठीक है, तो सेल्सियस है। ठीक है, तो सेल्सियस में क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे 0 डिग्री प्लस कर दे देते। ठीक है, और यहाँ पे सेम चीज़ है कि यहाँ पे 273 होता है, 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन होता है, ये पता है हमको। तो यहाँ हमने 200 प्लस किया, तो यहाँ पे भी 200 प्लस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 200 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 200 हो गया 400, तो 473 केल्विन। तो बस सिंपल सा कि अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना है, तो जो यूनिट कन्वर्ट करनी है उसको 0 में ऐड कर दो, और यहाँ पे 273 में ऐड कर दो, दोनों जगह। ठीक है, और अगर आपको केल्विन टू सेल्सियस ऐड करना है तो 273 माइनस कर दो, इजी। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और ये चैप्टर यहाँ दी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर